हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो हमारी एनसीईआरटी की किताब में हमें सिर्फ इन इलास्टिक मतलब कि कंप्लीटली इन इलास्टिक एंड इलास्टिक ये दो कोलिजन की ही चर्चा करने को बोला गया है। ठीक है, तो हम उसी को चर्चा करेंगे। और एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करनी है कि एनसीईआरटी की किताब में आप देखोगे तो वहां पे जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है वो इनिशियली बिफोर द कोलिजन रेस्ट कंडीशन में दिया गया है, तो हम उसी को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन नोटेशन हम यहाँ पे थोड़ा अलग यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई बिफोर द कोलिजन अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मानता हूँ m1 मास की वेलोसिटी, तो मैं उसको u1 बोलूंगा। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट कंडीशन में यहाँ पे हमें कंसिडर करना है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वहां पे मैं उसकी वेलोसिटी u2 मानूंगा और वो u2 जीरो होगी। एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों की वेलोसिटी या v1 एंड v2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नोटेशन यहाँ पे चेंज करेंगे। वहां पे vi1 vi2 एंड vf1 vf2 इस तरीके से नोटेशन यूज किया, हम यहाँ पे थोड़ा नोटेशन अलग यूज करेंगे। उसके अलावा भाई वहां पे ना आपको रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट वहां पे उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हमने रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट यहाँ पे देख लिया है, तो हम उसी को फॉलो करके यहाँ पे सारे डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन है, आपको थोड़े मैथमेटिकल स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे, तो आपको ये लिखना हो। जब भी थियोरी में आता है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का इस्तेमाल करके भी उसका डेरिवेशन दिखा सकते हो। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें भी पहला टॉपिक कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों मान लो कि मेरे पास दो मास है। मान लो इसको मैं बोलता हूं m1 मास और इसको मैं बोलता हूं m2 मास। मान लो इसकी वेलोसिटी इनिशियल है u1, बिफोर द कोलिजन है इसलिए, और ये रेस्ट कंडीशन में। हमें एनसीईआरटी की किताब में ये जो दूसरा बंदा है ना, वो हमेशा रेस्ट कंडीशन में लेने को बोला है ना। चाहे कोलिजन इन वन डायमेंशन हो या टू डायमेंशन हो, दोनों केस में हमें ये बंदा रेस्ट कंडीशन में लेना है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखने के लिए u2 लिखता हूं, लेकिन वो होगी जीरो। ठीक है, मान लो कि ये दोनों ऐसे कोलाइड हुए। ऑब्वियसली कोलाइड होंगे ही होंगे, आप समझ सकते हो क्यों कोलाइड होंगे। क्योंकि भाई ये u1 कुछ है, u2 से ज्यादा है, u2 तो जीरो है ना। तो ये दोनों कोलाइड हुए, तो ये हो गई कोलिजन की अवस्था, जिसमें डीफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। आपको पता है, मैंने समझाया था डीफॉर्मेशन में क्या होता है कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे का शेप बिगाड़ने के लिए सारी एनर्जी लगा देते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होगा। तो ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2। दोनों टकराए, जोर से लड़े। टकराने के बाद जब भी भाई ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो ऐसे केस में आपको ध्यान में रखना है कि भाई टकराने के बाद जब भी ये दोनों अलग होंगे ना, आफ्टर डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम, मान लो कि डेल्टा टी इंटरवल के लिए टकराए, तो टकराने के बाद जब भी वो अलग होंगे, तब भाई यहाँ पे अलग नहीं होंगे, ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे आपको दोनों चिपक के आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब कि m1 एंड m2 एक ही सिस्टम बन के आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये कंप्लीटली इन इलास्टिक में ही होगा, है ना। जब भी ये कंप्लीटली इन इलास्टिक है तभी आपको ऐसा दिखेगा। तो मान लो कि आफ्टर कोलिजन, मतलब कि ये दोनों अलग अलग थे। देखो बिफोर कोलिजन देखो तो इसकी वेलोसिटी u1 थी, मतलब कि ये मोशन में था लेकिन ये बंदा रुका हुआ था। ये भाई मोशन में था, इसके साथ आके टकराया। टकराने के बाद हुआ क्या, टकराने के बाद यहाँ पे वो दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों एक साथ एक सिस्टम बन के आगे बढ़ेंगे। मतलब कि मैं इन दोनों को एक ही सिस्टम मान के आगे बढ़ सकता हूं। और इन दोनों की मान लो कि एक ही सिस्टम बन के आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी यहां पे मान लो कि वो है v बराबर, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी आपको v बराबर दिखेगी। अभी ये कैसे मैंने मतलब कि आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई आफ्टर द कोलिजन अगर ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ऐसे केस में दोनों मास एक बॉडी बन के आगे बढ़ेंगे, मतलब कि चिपक के आगे बढ़ेंगे, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। ऐसा मुझे कैसे पता चला? तो भाई ऐसा मुझे पता चलता है रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट से। अगर आप रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट इसके लिए अप्लाई करते हो, तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या होता है? मान लो कि मुझे नहीं पता कि इनकी वेलोसिटी क्या है, तो मैं इनिशियली ऐसा मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी है लेट से v1। ये जो m1 है इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं आफ्टर द कोलिजन v1 होगी और इसकी आफ्टर द कोलिजन v2 होगी, है ना। ऐसा हम मान लेते हैं। तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या होता है? अगर आपको याद है पिछला वाला लेक्चर, तो हमने वो डिफाइन किया था। देखो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ये रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू मैं यहां पे लिख सकता हूं v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखो।
यहाँ पे V2 तो जीरो है, सॉरी U2 तो जीरो है ना इनिशियल, बिफोर द कोलिजन इसकी इनिशियल वेलोसिटी बंदा 2 जो भी है, मास M2 जो भी है वो तो रेस्ट कंडीशन में, तो ये तो जीरो है। ये अगर जीरो है तो भाई अब E की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, अब E की वैल्यू में लिख सकता हूं V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1। ठीक, क्लियर। चलिए अभी ध्यान से देखिए, अगर ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ऐसे केस में आप देखो मैंने क्या बोला था कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होती है तो मैं यहां पे, क्योंकि ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ई की वैल्यू में जीरो प्लेस कर सकता हूं। और अगर मैंने इसको जीरो प्लेस किया तो भाई ये V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 ऐसे लिख सकता हूं। अभी U1 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 0 इंटू U1 हो जाएगा 0, मतलब कि V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई V2 इज इक्वल्स टू V1। तो भाई रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमें ये मिला कि भाई आफ्टर द कोलिजन देखो दोनों बंदे की वेलोसिटी हमें क्या मिल रही है, सॉरी ये V1 है, V1। ठीक है, तो दोनों बंदों की वेलोसिटी हमें क्या मिलती है, सेम मिल रही है ना। ये हमें रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट ने बताया कि भाई आफ्टर द कोलिजन अगर ये कंप्लीटली इन इलास्टिक है तो दोनों बंदों की आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी होगी सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर द कोलिजन में इन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेट से मैं v मान लेता हूं इसको, तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, v लिखा। और इसीलिए कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन हमें दोनों बॉडी एक साथ चिपक के आगे बढ़ती, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ती नजर आएगी। तो ये रिजल्ट मैंने यहां से लिखा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो भैया मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखो जब भी ये थियरी में आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे पता करनी होती है। पहली चीज तो ये कि भाई आफ्टर द कोलिजन ये दोनों की वेलोसिटी जो कॉमन होगी, दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, तो दोनों की ये वेलोसिटी v कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ u1 वो पहले पता करना है ना। पहली चीज ये पता करना है। दूसरी चीज क्या पता करना है, तो दूसरी चीज ये पता करनी है कि भाई यहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा। ये दो चीजें आपको यहां पे डिराइव करके लिखनी होती है अगर ये शॉर्ट नोट में आता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है तो दो चीजें आपको यहां पे डिराइव करके लिखनी है। पहली चीज आफ्टर द कोलिजन ये दोनों की वेलोसिटी v कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ u1, एंड दूसरी चीज यहां पे क्योंकि आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इलास्टिक कोलिजन में दिखेगा, है ना। ये कंप्लीटली इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक में नहीं दिखेगा। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो केस की ही चर्चा की जाती है ना, वो बीच वाला जो केस है इन इलास्टिक उसकी चर्चा नहीं होती है, वो सिर्फ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहां पे हमें पता है कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां पे अगर मैं बिफोर द कोलिजन अगर ये पूरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं और आफ्टर द कोलिजन अगर मैं ये पूरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करूं, कैलकुलेट करूं, मान लो कि यहां पे बिफोर द कोलिजन ये जो सिस्टम है इसकी इनिशियल, ये पूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, अभी पूरी सिस्टम की बात करें। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं। अभी मैं ऐसे ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं पूरा मतलब कि जो पूरी सिस्टम है उसी की बात कर रहा हूं, दोनों मास की कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ki होगी, मान लो कि ये पूरी जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी लेट से kf होगी, तो मैं इतना तो बोल सकता हूं यहां पे कि डेफिनेटली ये जो ki होगा वो ग्रेटर देन kf होगा। मतलब कि ड्यूरिंग दिस कोलिजन प्रोसेस ये जो डिफॉर्मेशन प्रोसेस होगी उस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हो जाएगी। तो दूसरी चीज जो हमें यहां पे डिराइव करके देनी होती है वो क्या होती है कि भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, है ना, ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन द कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, वो आपको यहां पे डिराइव करना होता है। तो दो चीजें हमें यहां पे डिराइव करनी है, एक तो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी, एंड दूसरी चीज ड्यूरिंग दिस कोलिजन डिफॉर्मेशन प्रोसेस कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, है ना। तो चलिए वन बाय वन कैलकुलेट करते जाते हैं। तो पहले हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे क्या, तो आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सॉरी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी। अभी ये वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये कंप्लीटली इन इलास्टिक है ना, इसके अंदर चाहे कोई भी मतलब कंप्लीटली इन इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, तीनों कोलिजन के अंदर
मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। कोलिजन शब्द जब भी आता है तो वहां पे हमेशा दिमाग में फिट कर दो कि हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मैं यहां पे यही पॉइंट लगाऊंगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पे लगाऊंगा। तो फ्रॉम, मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर द कोलिजन पूरी सिस्टम का मोमेंटम, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन पूरी सिस्टम का मोमेंटम। मैं क्या बोला, बिफोर द कोलिजन पूरी सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन पूरी सिस्टम का मोमेंटम। ठीक है, तो बिफोर द कोलिजन पूरी सिस्टम का मोमेंटम मतलब कि दोनों मास का मोमेंटम का एडिशन। तो बिफोर द कोलिजन पहले m1 मास का अगर हम मोमेंटम लिखे तो वो क्या लिख सकते हैं, m1u1 प्लस दूसरे मास का मोमेंटम क्या होगा, तो m2 इंटू u2, लेकिन u2 तो जीरो है ना, अभी लिखने के लिए ऐसा लिख दो कि u2, बाद में वैल्यू प्लेस कर देते हैं क्योंकि ये u2 क्या है, जीरो है, क्योंकि दूसरा वाला बंदा जो भी है m2 मास जो भी हो बिफोर द कोलिजन रेस्ट कंडीशन में था। ठीक है, एंड आफ्टर द कोलिजन पूरी सिस्टम का मोमेंटम, तो पहले मास का मोमेंटम क्या लिखेंगे, m1 इंटू v1, और यहाँ पे क्योंकि v1 क्या है, v है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली m1 प्लस m2 टाइम्स v भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों सिस्टम, अभी दोनों मास एक सिस्टम बन के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लस इसको मैं लिखूंगा m2 इंटू वी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई u2 जीरो तो पूरी टर्म जीरो, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा भाई m1u1 दैट इज इक्वल्स टू, देखो दोनों में से अगर हम v को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 टाइम्स v। ठीक है, यस और नो, तो हमें चाहिए v की वैल्यू, तो वो v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो v को सब्जेक्ट बना दो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, आप ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, m1 प्लस m2। सो इतनी वेलोसिटी होगी दोनों ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली इन इलास्टिक है तो मैं इसको बॉक्स बना देता हूं क्योंकि हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा, क्योंकि आपको दो ही चीजें यहाँ पे आपको प्रूव करनी होती है, प्रूव नहीं डिराइव करनी होती है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पे पता करनी होती है, एक तो v कितना होगा एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहाँ पे निकालने को बोला गया है, क्योंकि भाई ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको कंजर्व्ड नहीं दिखेगी, है ना, वो कंजर्व्ड नहीं है तो भाई उसका कुछ तो लॉस हुआ होगा और वो लॉस हमें यहाँ पे पता करना है। चलिए, तो अभी ये पता करते हैं कि भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें कितना दिखेगा। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते हैं। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो वो हम समझ सकते हैं। लॉस मुझे पता करना है, मतलब कि चेंज कितना आया, मतलब कि इनिशियल के कंपेयर में अगर फाइनल का कितना चेंज आ रहा है वो आप पता कर लो तो आपको लॉस मिल जाएगा, मतलब कि डेल्टा के मुझे पता करना है। अभी यहाँ पे क्योंकि के आई ग्रेटर देन के एफ होगा, क्योंकि बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है पूरी सिस्टम की, और कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डीफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर यूज हो जाती है, तो आफ्टर द कोलिजन अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन के बराबर नहीं दिखेगी। तो मैं यहाँ पे डेल्टा के निकालने के लिए जो ज्यादा वैल्यू उसमें से कम वैल्यू निकाल, यहाँ पे डेल्टा के का मतलब आप के फाइनल माइनस के इनिशियल इस तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेल्टा के मैंने भले लिखा है लेकिन वो एक्चुअल में एक लॉस है। मैं लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, मतलब कि मेरे पास 100 जूल है और आफ्टर द कोलिजन मेरे पास मैंने कैलकुलेट किया तो 50 जूल दिखी, तो अगर मुझे कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना तो मैं क्या करूंगा, 100 जूल में से 50 जूल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द लॉस। तो ये डेल्टा के का फॉर्मूला यहाँ पे के एफ माइनस के आई मत लगाना, ठीक है, तो आपको नहीं तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे डेल्टा के इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के आई माइनस के एफ। ठीक है,
चलिए, तो के आई मतलब कि पूरी सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पूरी सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल इनिशियल मतलब कि बिफोर द कोलिजन। ठीक है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी हम कितनी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ m1u1 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस दूसरे की कितनी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे की हम लिख सकते हैं हाफ m2। अभी u2 स्क्वायर, इसको अभी डायरेक्टली आप जीरो प्लेस कर दो, क्योंकि बार बार उसको मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आफ्टर द कोलिजन क्या दिख रहा है, तो भाई दोनों अभी सेम ऑब्जेक्ट है, मतलब कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, दोनों चिपक के चलेंगे तो मैं इसको एक ही ऑब्जेक्ट मान सकता हूं। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये पूरी टर्म जीरो हो चुकी है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स v स्क्वायर। क्या हमारे पास v की वैल्यू है, तो जी हाँ, हमने यहाँ पे रिजल्ट पे निकाली है, ये v की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो ये v की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। तो अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ, देखिए ये m1 प्लस m2, ये v का स्क्वायर मतलब कि हमें यहाँ पे v की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, तो ये m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए तो इसका होल स्क्वायर वगैरह कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ ये m1 प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अभी आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि भाई एक m1 m2 तो इसके साथ छम्मा छम्मा हो गया। तो जो बचा है इसमें से आप दोनों टर्म में से हाफ m1 u1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही आप यहां से हाफ m1 u1 स्क्वायर को कॉमन लोगे, m1 u1 स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे एक m1 तो कॉमन निकल चुका है, तो ये यहाँ पे बचा सिर्फ एक m1 और डिनोमिनेटर में बचेगा m1 प्लस m2। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। तो जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखो, तो ये हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखो यहां से m1 तो कैंसिल हो चुका है, तो जो बचा है उसको अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप चाहो तो ये m1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, या फिर इस तरीके से यहीं पे इसको रिजल्ट मान के इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, चॉइस इज योर्स। तो बस यही हमारे पास लॉस आया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस। ठीक है, आप लिखना चाहो तो इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 स्क्वायर टाइम्स u1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा लॉस जो हमें यहाँ पे पता करना था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन के। ठीक है, तो इसको भी बॉक्स बना देते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए एक रिजल्ट है। क्लियर, तो बस ये दो चीजें हमें यहाँ पे पता करनी थी, इसके अंदर दो चीजें पता करनी थी। एक तो आफ्टर द कोलिजन भाई वेलोसिटी कितनी होगी दोनों की, एंड दूसरी चीज क्योंकि ये एक कंप्लीटली इन इलास्टिक प्रोसेस है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व्ड नहीं है तो ऐसे केस में लॉस कितना हुआ होगा वो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं अभी इलास्टिक कोलिजन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, अब बातें करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। देखो वही कहानी वापस यहाँ पे रिपीट करेंगे
कि मान लो कि हमारे पास ऐसे दो मास है, एक है m1 एंड दूसरा है m2। मान लो ये है m1 एंड ये है m2, ठीक है, और m2 यहाँ पे रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब कि u2 इज इक्वल टू मैं इसके 0 मान लेता हूँ, और ये जो m1 बंदा है वो मान लो कि u1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ये दोनों कोलाइड हुए, अच्छे तरीके से दोनों कोलाइड हुए, तो ये हुआ इनका कोलिजन। एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन मान लो कि ये डेल्टा टी टाइम के लिए कोलाइड हुए, और ड्यूरिंग दिस कोलिजन प्रोसेस दोनों ने खूब जोर लगा दिया एक दूसरे को डिफॉर्म करने के लिए, तो डिफॉर्मेशन प्रोसेस हुई। उसके बाद दोनों अलग हुए। अभी यहां पे दोनों अलग होंगे क्योंकि दोनों की अलग अलग वेलोसिटी हमें मिलेगी। मान लो कि इसकी वेलोसिटी हमने निकाली तो वो हुई v1, और आफ्टर द कोलिजन अगर मैंने इसकी वेलोसिटी, जो बंदा पहले रेस्ट कंडीशन में था अब उसको भी कुछ वेलोसिटी मिल चुकी है, मान लो कि वो है v2, ठीक है, वो है v2। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, हमें यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी v1 एंड v2 दोनों है, देखो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी क्योंकि ये इलास्टिक है, तो यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो हम नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे v1 एंड v2 हमें पता करना है। तो v1 एंड v2 कितना होगा वो हम यहाँ पे पता करेंगे पहले तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो स्पेशल केस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और उसको मैं समझाऊंगा भी कि उसमें क्या होगा, ठीक है। तो एक स्पेशल केस है, दो स्पेशल केस है, तो वो दोनों स्पेशल केस की भी चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है कि ये दो स्पेशल केस ना आपको 2 मार्क्स में अलग से आपको डिस्कस करने को भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें दो चीजें पता करनी है, एक तो v1 क्या है एंड दूसरा v2 क्या है, और उसके साथ साथ दो स्पेशल केस की भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले तो v1 एंड v2 पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो v1 एंड v2 को पता करने के लिए मैं यहाँ पे पहले तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट के ऊपर से एक यहाँ पे हम रिलेशन बना देंगे कि भाई यहाँ पे v1 एंड v2 के बीच में u1 के साथ रिलेशन क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो वो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का इस्तेमाल करके हम रिलेशन बना देंगे। तो पहले तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट लिखते हैं, E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई, तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, क्योंकि हमें पता है कि ये u2 तो जीरो है, रेस्ट कंडीशन में हम मानेंगे, और आपको ये भी पता है कि भाई अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के लिए रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है ना। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट यहाँ पे 1 होता है, ए की वैल्यू 1 होगी, तो बस यहाँ पे ए की वैल्यू 1 प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1। u1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ तो हमारे पास भाई एक रिलेशन बन गया कि v2 माइनस v1 की वैल्यू u1 के बराबर होगी। सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। मान लो कि मैं इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है। चलो, तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल चुका है। आप चाहो तो यहां से एक्चुअल में एक और वैल्यू भी बना सकते हो जिसको मैं रिजल्ट नंबर 2 बोलूंगा, लेकिन उसको बाद में। अभी हम क्या करते हैं, तो हम v1 एंड v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो v1 एंड v2 फाइंड आउट करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इज इक्वल्स टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होता है ना। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है। तो भाई सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो देखो अभी m1 मास का इनिशियल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, तो भाई m1 u1 प्लस m2 मास का अभी डायरेक्टली लिखो भाई 0, क्योंकि वो तो रेस्ट कंडीशन में है, तो m2 u2, u2 0 है तो ये 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अभी क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली इन इलास्टिक की तरह यहाँ पे दोनों चिपक के आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, दोनों अलग होके आगे बढ़ेंगे अलग अलग वेलोसिटी से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली बॉडी का मतलब कि m1 मास का मोमेंटम होगा आफ्टर द कोलिजन m1 v1, और m2 मास का होगा m2 v2, ठीक है। चलो, अगर मुझे मान लो कि यहां से मुझे पता करना है v1 की वैल्यू, तो क्या मैं ये v2 की वैल्यू v1 एंड u1 के टर्म्स में बना के यहाँ पे प्लेस कर सकता हूं? जी हाँ, हम यहाँ पे v2 की वैल्यू बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप v2 को सब्जेक्ट बना दोगे तो v2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 प्लस u1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। और अगर मैं यही रिजल्ट इस्तेमाल करता हूँ
और यहाँ पे V2 की जगह पे मैं उसकी वैल्यू V1 प्लस U1 प्लेस करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ U1 मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यही करने वाले कि फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 2 मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू प्लेस करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा M1U1 दैट इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2 इंटू V2 की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस U1। ठीक है, चलो ये ब्रैकेट को ओपन कर दो भाई। तो ये M1U1 दैट इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V1 प्लस M2U1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो U1 वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा M1U1 माइनस M2U1 दैट इज इक्वल्स टू, दोनों में से भाई V1 आप कॉमन ले सकते हो, बाद में कॉमन लेते हो, तो ये M1V1 प्लस ये हो जाएगा M2V1। ठीक है, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो U1 कॉमन हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे V1 कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे U1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 टाइम्स U1 दैट इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम्स V1। ठीक है, तो यहां से देख लो V1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो V1 इज इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आएगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1। ठीक है, अभी आप ना एनसीईआरटी की किताब में देखोगे ना तो उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करके आपको ये रिजल्ट दिया है ना। एक तो उनके अलग नोटेशन चल रहे, हमने थोड़ा अलग नोटेशन यहाँ पे यूज किया है, लेकिन वहां पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके भी आप सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर आता है, मतलब कि वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, और वो स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए वो लोग वहां पे V1 V2 की वैल्यू बनाते हैं, मतलब कि वो a प्लस बी के होल स्क्वायर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, वो एडजस्टमेंट मतलब वहां पे तो डायरेक्टली ही दे दिया है उन्होंने, कुछ ऐसे स्टेप्स वहां पे लिखे नहीं है, सीधा उन्होंने इसके ऊपर से अगर इफ यू रिजोल्व दिस टर्म देन यू विल गेट दिस। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने लिख दिया है, तो वहां पे समझ में नहीं आएगा, तो हम ना इसी को कंसिडर करेंगे और इसी को फॉलो करके हम ये डेरिवेशन लिखेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट पे से एक रिजल्ट निकाला और उसको यहाँ पे प्लेस किया, आंसर तो वही आता है। ठीक है, आंसर तो वही आता है, अगर हमने इसको डिफाइन किया तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए भी आपको ये रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ये हमारे पास आ गई V1 की वैल्यू, तो इसको भी बॉक्स बना देते हैं क्योंकि हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक रिजल्ट। तो चलिए इसको बॉक्स बना देते हैं, सॉरी। ठीक, चलो तो बॉक्स बना दिए, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी V2 की वैल्यू निकालते हैं, तो भाई V2 कैसे निकलेगा, तो भाई रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 पे से, क्योंकि V1 मिल चुका है तो इन टर्म्स ऑफ U1 V2 की वैल्यू भी मिल सकती है हमें, है ना। तो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2 भाई V2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस U1 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, V1 की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। तो V1 की वैल्यू है हमारे पास M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस U1। ठीक है, तो देखो यहां से U1 को आप कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, तो U1 को हम कॉमन भी लेते हैं साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं, दोनों साथ में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 प्लस, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और हमने U1 को पहले से कॉमन ले लिया है, तो ये होगा M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, टाइम्स U1। तो देखो यहां से M2 कैंसल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बना M1 प्लस M1 मतलब कि ट्वाइस M1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये आई वैल्यू V2 की, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V2। ठीक है, आप इसको चाहो तो इस तरीके से ना लिख के थोड़ा U1 को अलग करके भी आप इसको लिख सकते हो, ट्वाइस M1 और फिर उसको ब्रैकेट बना दो
ये बड़ा सा ब्रैकेट टाइम्स u1, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो दिस इज द रिजल्ट, ठीक। तो इसको भी बॉक्स बना देते हैं। सो ये हो गया v2 का वैल्यू, ठीक। चलिए, तो दो चीजें हमें यहां पे पता करनी थी, v1 की वैल्यू क्या आएगी एंड v2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वो हमने पता कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्या है, तो भाई स्पेशल केस, क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है ना। तो यहां पे उसका लॉस तो होगा ही नहीं, लॉस जीरो मिलेगा। तो आपको उसका लॉस निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां पे बस ये दो ही चीजें हमें यहां पे डिराइव करनी होती है। अभी हम क्या करते हैं, हम स्पेशल केस की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस, दो केस यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 1 पहले डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1। बाई केस नंबर 1, मान लो अगर इलास्टिक कोलिजन में अगर ये दोनों मास जो भी है, ये दोनों मास जो भी है वो सेम हो, मतलब कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, दोनों मास सेम हो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आफ्टर द कोलिजन v1 कितनी होगी एंड v2 कितनी होगी, ठीक है। ये केस क्या होगा वो भी मैं समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल भी दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इसी में स्पेशल केस, अगर मान लो कोलिजन इलास्टिक है और उसमें दोनों मास, मतलब कि जो हमारा ये रेस्ट कंडीशन में वो मास और जो उसके साथ टकराने वाला है वो मास, अगर वो दोनों सेम हो, तो ऐसे केस में व्हाट इज दी v1 वेलोसिटी एंड व्हाट इज दी v2 वेलोसिटी, मतलब कि आफ्टर द कोलिजन दोनों की वेलोसिटी क्या निकल के आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो व्हाट इज दी v1 वेलोसिटी, क्योंकि अभी हमारे पास सीधा फॉर्मूला है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। m1 की जगह पे m एंड m2 की जगह पे भी m प्लेस करेंगे, तो ये m माइनस m डिवाइड बाई m प्लस m टाइम्स u1। तो जरा देखो ये m माइनस m तो जीरो हो जाएगा ना। तो ये जीरो मतलब कि पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, पूरी टर्म जीरो मतलब कि भाई v1 आएगा जीरो। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, तो v2 क्या आएगा, तो देखो उसके फॉर्मूला में सारी वैल्यू प्लेस कर दो। तो भाई ये ट्वाइस m डिवाइड बाई m1 प्लस m2, मतलब कि m प्लस m टाइम्स u1। तो आप देख सकते हो कि भाई ये ट्वाइस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा सिर्फ u1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप देखो, इसको विजुअलाइज करने की भी कोशिश करना कि भाई अगर दोनों मास सेम है, उसमें से दूसरा जो भी मास है वो रुका हुआ है, मतलब कि रेस्ट कंडीशन में, और पहला मास सेम मास कुछ वेलोसिटी लेके इसके साथ टकराता है और वो कोलिजन अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो भाई ऐसे केस में क्या होगा कि आफ्टर द कोलिजन जो पहला वाला मास था ना वो रुक जाएगा, वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, और जो रुका हुआ मास था वो अभी उतनी ही वेलोसिटी, देखो u1 लेके v2 हो गई u1 के बराबर, मतलब कि जितनी ये पहला वाला लेके आया था उतनी ही वेलोसिटी लेके वो दूसरा वाला आगे बढ़ जाएगा, है ना। यहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस है नहीं, ये कोई कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन तो है नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं वहां पे डिस्कस करना भूल गया था कि भाई अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसके केस में भाई ये जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जो लॉस हो रही है, ठीक है, तो वो जाती कहां पे है, मतलब कि वो जाएगी कहां पे, कौन से फॉर्म में, मतलब कि रिलीज होगी। तो देखो यहाँ पे कुछ एनर्जी डीफॉर्म करने में यूज हो जाएगी, मतलब कि टकरा रहे तो उन दोनों के शेप बिगड़ जाएंगे तो वहां पे यूज हो जाएगी। कुछ एनर्जी वहां पे हिट के फॉर्म में, मतलब कि दो सरफेस अगर एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन हुआ है, दोनों किसी है, तो ऐसे केस में वहां पे थोड़ी एनर्जी हिट के फॉर्म में भी रिलीज होगी। और कुछ एनर्जी जब भी टकराते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है। तो जब भी ये आवाज प्रोड्यूस होती है ना, साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तो वो भी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी भी रिलीज होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में से ही, है ना। तो कुछ एनर्जी साउंड प्रोड्यूस होने में यूज हो जाएगी, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, कुछ एनर्जी यहाँ पे डिफॉर्म करने में यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लॉस निकलेगा, लेकिन ये तीनों में जो लॉस होगा ना वो टोटल लॉस इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे ये केस की चर्चा करते हैं जिसके हम कर रहे थे। तो भाई अगर दो सेम मास अगर टकराते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें से दूसरा वाला मास अगर रुका हुआ होता है, तो भाई आफ्टर द कोलिजन घटना ये बनेगी कि ये जो पहला वाला मास है ना वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, और ये जो दूसरा वाला मास जो पहले रेस्ट कंडीशन में था वो अभी मोशन में आ जाएगा, और उसमें भी कितनी वेलोसिटी लेके, जितनी पहला वाला लेके आया था टकराने के टाइम पे, उतनी ही वेलोसिटी लेके वो आगे बढ़ेगा। और उसका रियल टाइम एग्जांपल आप कहां देख सकते हो, तो क्या आपने ऐसे पेंडुलम देखे,
ऐसे पेंडुलम देखे कि भाई ये एक इसके साथ दूसरा एक ऐसे ऐसे चिपक के रहते हैं, तीसरा ऐसे चिपक के रहता है, एक चौथा ऐसे चिपक के रहता है, और एक पेंडुलम यहां से मोशन में होता है। और होता क्या है कि तीन, ये जो चार यहाँ पे मैंने पांच दिखा है, ठीक है, कई बार दो ऐसे पेंडुलम वाली भी सिस्टम आती है, एक और ये दो, ठीक है, ऐसी सिस्टम आती है। यहाँ पे सभी पेंडुलम के डायमेंशन सेम होते हैं, सभी का मटेरियल सेम होता है, सभी का मास सेम होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही ये इसके साथ टकराएगा ना, तो भाई वो इसके साथ चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा और ये मोशन में आ जाएगा, बाकी के ऐसे ही रहेंगे। और जैसे ही वो वापस, तो ये यहां पे चिपक जाएगा और यहां से ये मोशन में आ जाएगा। जैसे कि आप 2D में अगर टू ऐसे आप पेंडुलम को सोचते हो तो ऐसा होगा कि भाई ये ऐसे मोशन में आके इसके साथ टकराएगा, तो भाई ये यहां पे आके रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा और ये मोशन में आ जाएगा दूसरा वाला। और जैसे दूसरा वाला वापस यहां पे आएगा, इसके साथ टकराएगा, तो वो रेस्ट में आ जाएगा और ये मोशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मोशन दो पेंडुलम की दिखती रहेगी, ठीक है। हर एक पेंडुलम आधा आधा मोशन करेगा, ये यहां पे आके रुक जाएगा और दूसरे वाला मोशन में आ जाएगा, और ये यहां पे आके रुकेगा, तब ये दूसरा वाला इसके साथ मोशन में आ जाएगा, है ना, वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पेंडुलम आपने देखे होंगे, 100 पीस में आप इसको लगाते हो, है ना, ऐसे मार्केट में मिलते हैं। तो असल में ये यही वाला एग्जांपल है, केस नंबर 1 है, जहां पे जो कोलिजन हो रहा है ना, वो कंप्लीटली इलास्टिक होता है, इलास्टिक कोलिजन, और उसमें भी सभी पेंडुलम के मास ना वहां पे सेम होते हैं। इसीलिए आपको भाई जब भी पहला वाला जो मोशन में हो दूसरे वाले रेस्ट वाले के साथ टकराता है, तो पहला वाला रेस्ट में आ जाता है, मतलब कैसा समझो कि वो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले को दे देता है ड्यूरिंग द कोलिजन, क्योंकि कोलिजन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो कोलिजन इज वन काइंड ऑफ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अपनी सारी एनर्जी दूसरे को दे देगा और खुद रेस्ट में आ जाएगा, और दूसरा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी लेके वहां पे आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें वो दूसरा वाला जो रेस्ट में था वो उतनी ही वेलोसिटी से आगे बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का तो कोई लॉस है ही नहीं इलास्टिक में, ना तो साउंड के फॉर्म में जाएगी, ना तो हीट के फॉर्म में, और ना ही डिफॉर्मेशन प्रोसेस में, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये है केस नंबर 1। इसमें केस नंबर 2 वो भी डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, तो केस नंबर 2 में क्या होगा, तो आइए वो भी पता कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 में ऐसा अज्यूम कर लो, मान लो कि यहां पे ये जो दूसरा वाला जो रेस्ट कंडीशन में है ना, वो मास मान लो कि ग्रेटर देन m1 है। मतलब कि जो रेस्ट कंडीशन में पहले बिफोर द कोलिजन जो रेस्ट कंडीशन में रहा है, वो मास, वो भाई जो इसके साथ टकराने वाला है m1 मास, उससे बहुत ज्यादा मास है। मतलब कि ऐसा मान लो कि दीवार है, दीवार के साथ एक टेनिस बॉल टकराने वाला है, तो दीवार जो भी है वो हमारे लिए है m2, एंड ये जो m1 है वो टेनिस का बॉल है ना। तो ऐसे केस में आप टेनिस के बॉल का मास दीवार के मास के सामने आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, m2 ग्रेटर देन m1, मतलब कि आप m1 को m2 के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि फुद्दू सा मास है m2 के सामने। तो आपको वहां पे भी रियलिटी दिखेगी, ध्यान से देखना। तो अगर मैं m2 ग्रेटर देन m1 मानता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे m1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा m2 के सामने, है ना, m1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा m2 के सामने। सो यहां पे हम m1 को नेग्लेक्ट करेंगे ये वाले केस में। तो अब देखो आफ्टर द कोलिजन घटना क्या बनेगी, तो v1 वेलोसिटी कितनी होगी, तो आफ्टर द कोलिजन v1 वेलोसिटी, देखो फॉर्मूला के अंदर हम क्या करेंगे, m1 को नेग्लेक्ट करेंगे, तो m1 को निकाल दो, तो यहाँ पे बचेगा -m2, और यहाँ पे भी m1 निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा m2 टाइम्स u1। आप देख लो ये m2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्ट आपको मिलेगा -u1 के बराबर, है ना, -u1 के बराबर, ठीक है। और V2 की अगर मैं बात करता हूं, तो V2 वाले केस में मुझे क्या दिखेगा, V2 वाले केस में अगर आप m1 को नेग्लेक्ट करते हो, तो ये हो जाएगी टर्म 0, मतलब कि आपको V2 मतलब पूरा, अगर ये 0 है तो पूरी टर्म आपको 0 हो जाएगी, है ना। तो पूरी टर्म हम यहाँ पे 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि अगर m2 ग्रेटर देन m1 है, मतलब कि m1 का मास फुद्दू जैसा है m2 के सामने, और इलास्टिक कोलिजन होता है, और उसमें भी m2 रेस्ट कंडीशन में होता है, तो आफ्टर द कोलिजन भी आपको m2 रेस्ट कंडीशन में ही दिखेगा। बट जो m1 है वो आफ्टर द कोलिजन जितनी वेलोसिटी लेके आया था ना, मतलब कि वो लेके आया था u1 ये डायरेक्शन में,
उतनी ही u1 अपोजिट डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, मतलब कि वो रिबाउंस हो जाएगा सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये भी तो एक रियल टाइम एग्जांपल है। हालांकि हमारे केस में जब भी बॉल को आप दीवार के साथ मतलब कि ऐसे टकराते हो, तो ऐसे केस में ये जो टकराव होता है वहां पे थोड़ी सी आवाज भी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि थोड़ी सी हल्की सी एनर्जी वहां पे लॉस होती है इन टर्म्स ऑफ साउंड। तो वो कंप्लीटली इलास्टिक तो नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा समझ लो ये केस को समझने के लिए कि भाई मान लो कि ये जो दीवार है जिसका मास m2 है और एक बॉल है जो ये डायरेक्शन में आता है जिसका मास m1 है, तो हमें पता है कि ये जो m1 मास है वो m2 के सामने नेग्लिजिबल है। मान लो ये u1 वेलोसिटी लेके आया, टकराया, मान लो कि ये कोलिजन हुआ इलास्टिक, तो भाई अगर वो इलास्टिक कोलिजन होगा और उसमें m1 इज लेस देन m2, मतलब कि m1 की आप मास की वैल्यू m2 के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे केस में आपको क्या दिखेगा, आपको दीवार तो आफ्टर द कोलिजन ऊहे की ऊहे ही दिखेगी, मतलब कि दीवार ना तो शिफ्ट होगी ना तो मोशन में, वो रेस्ट कंडीशन, मतलब कि बिफोर द कोलिजन भी उसकी वेलोसिटी जीरो एंड आफ्टर द कोलिजन भी उसकी वेलोसिटी जीरो। लेकिन ये m1 है ना, वो आपको रिबाउंस होके उतनी ही मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी लेके अपोजिट डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। तो ये केस हमें ये दिखाता है ना। तो दोनों केस समझ में आ गए, ये दो स्पेशल केस है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की किताब में ये दोनों स्पेशल केस बोला गया है इसको, है ना। तो ये डे टू डे लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा, डे टू डे लाइफ में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे केस दिखने वाले हैं, है ना। हालांकि कंप्लीटली इन इलास्टिक मतलब सॉरी कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ ये तो दिखेगा, ये केस तो मैंने बताया ना कि 100 पीस वाला है, लेकिन उसमें भी हल्की सी एनर्जी लॉस होती रहती है, लेकिन ये वाला केस थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए तो अभी ये हो गया हमारा इलास्टिक कोलिजन। तो अब तक हमने जो चर्चा की वो सिर्फ कोलिजन इन वन डायमेंशन की चर्चा की, अब हम डिस्कस करने वाले कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। कोलिजन इन टू डायमेंशन, चलिए तो पता कर लेते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोलिजन इन टू डायमेंशन, मतलब कि ऐसा कोलिजन कि जिसके केस में कोलिजन होने के बाद अभी यहां पे भी हम यही कंसीडर करेंगे कि भाई दूसरा वाला जो हमारा मास है ना, वो मास रेस्ट कंडीशन में है ना। तो मतलब पूरी दोनों कोलिजन कोलिजन इन 1D एंड 2D दोनों में हमने यही डिस्कशन लिया है कि हमारे लिए जो m2 मास है वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो अभी यहां पे क्या होगा कि आफ्टर द कोलिजन दोनों मास किसी एंगल पे चले जाएंगे, मतलब कि कई बार ऐसा होता है, बिलियर्ड अगर आप खेले हो या फिर अगर आप मार्बल खेले हो तो उसमें ऐसा कई बार हो जाता है कि भाई अगर ये एक मार्बल है और ये दूसरा मार्बल, अगर कैरम भी खेलो तो भी आप देख सकते हो कि ये दूसरा मार्बल है, तो भाई अब तक क्या हो रहा था कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, मतलब कि आमने सामने, हेड ऑन का मतलब होता है आमने सामने, मतलब कि ये सीधे दोनों मतलब कि एक दूसरे को जोड़ोगे तो आमने सामने कोलाइड होते हैं, तो ऐसे केस में आपको कोलिजन इन 1D दिखता है। लेकिन मान लो कि हल्का सा थोड़ा सा ऊपर है और ऐसे मोशन में है और इसके साथ टकरा गया, तो टकराव जो भी होगा वो ऐसे होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टकराव के बाद ये चला जाएगा बंदा कुछ एंगल पे और ये चला जाएगा बंदा कुछ ये एंगल पे, है ना। अभी यहाँ पे कंप्लीटली इन इलास्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि कंप्लीटली इन इलास्टिक में आपको क्या दिखेगा, भाई दोनों बॉडी चिपक के आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि ये केस में तो आपको ऐसा ही दिखने वाला कि भाई एक बंदा कुछ एंगल बना के ये डायरेक्शन में चला गया और दूसरा ये वाला जो भी है वो कुछ एंगल बना के ये डायरेक्शन में चला गया, तो ये जो भी कोलिजन होता है वो हेड ऑन नहीं होता है, मतलब कि कुछ थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे जब भी कोलाइड होते हैं तो ऐसे साइड से कोलाइड होते हैं, तो ऐसे केस में ऐसी अवस्था आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन इन 2D, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्कशन करना है किसका, इलास्टिक कोलिजन का, क्योंकि हमें दो ही केस यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं, एक होता है कंप्लीटली इन इलास्टिक एंड एक होता है इलास्टिक। और यहाँ पे क्योंकि ये कोलिजन इन 2D है तो आफ्टर द कोलिजन हमें ऐसा दिखेगा कि जो एक मास है वो किसी एंगल पे ये डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा ये डायरेक्शन में, तो दोनों साथ में चलना तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कोलिजन इन कंप्लीटली इन इलास्टिक वाला केस तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही केस डिस्कस करना है, दैट इज द कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करते हैं कि देखो बिफोर द कोलिजन तो ये मोशन इन 1D थी, है ना। आफ्टर द कोलिजन ये मोशन इन 2 डायमेंशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि m1 मास हो जो भी है वो कुछ एंगल पे θ1 एंगल पे चला जाता है आफ्टर द कोलिजन, एंड m2 मास जो भी है वो θ2 एंगल पे चला जाता है। अच्छा हम एजम्पशन ये भी ले लेते हैं कि मान लो कि बिफोर द कोलिजन ये जो हमारा m1 मास है उसकी वेलोसिटी थी u1,
और ये जो m2 है वो रेस्ट कंडीशन में, मतलब कि मैं इसको u2 इज इक्वल टू 0 बोल देता हूं, ठीक है। लेकिन आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर द कोलिजन दोनों के पास एंगल पे वेलोसिटी है, और आपको पता है कि एंगल पे अगर वेलोसिटी आती है तो ऐसे केस में दोनों के दो कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। v1 का भी दो कंपोनेंट मिलेगा, v2 का भी दो कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। और रिजल्व हो सकता है ना, v1 वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम रिजोल्व करेंगे। तो देखो मैंने पहले तो ये v1 को रिजोल्व किया, तो इसका एक कंपोनेंट आया x एक्सिस पे और एक कंपोनेंट आएगा y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। तो इसको हम लिख भी देते हैं। तो भाई इसका x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट होगा v1 cos θ1 और ये होगा v2 v1 sin θ1। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे v2 के दो कंपोनेंट हूं तो उसका एक कंपोनेंट आएगा ये x एक्सिस पे, और एक कंपोनेंट आएगा y एक्सिस पे। तो इसको मैं लिखूंगा v2 cos θ2 और इसको मैं लिखूंगा v2 sin θ2, ठीक है। चलिए, तो पहले तो यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के एक फॉर्मूला बना देते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये कोलिजन इन 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो वो 2 डायरेक्शन में अलग अलग लगाना पड़ेगा, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन वो अलग होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों वेलोसिटी को आफ्टर द कोलिजन की जो दो वेलोसिटी मिली है उन दोनों को हमने दो अलग अलग कंपोनेंट में हमने रिजोल्व कर लिया है। तो यहाँ पे एक्स डायमेंशन का भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंड यहाँ पे वाई डायरेक्शन का भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं पहले लगाता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन या फिर एक्स डायमेंशन, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायमेंशन या फिर एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन अगर बिफोर कोलिजन देखे तो m1 मास का मोमेंटम क्या लिखेंगे हम, m1 u1, क्योंकि उसकी u1 जो भी है वो एक्स डायरेक्शन में है, प्लस ये जो m2 मास है वो तो रेस्ट पे था तो इसकी 0, मोमेंटम की वैल्यू 0। फाइनल मोमेंटम, अभी फाइनल मोमेंटम हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन का लिखते हैं, तो यहाँ पे m1 मास का जो एक्स वेलोसिटी कंपोनेंट है वही हमें कंसीडर करना है, क्योंकि हम फिलहाल एक्स डायरेक्शन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे m1 मास का एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम में क्या लिखूंगा, m1 इंटू v1 cos θ1, v1 cos θ1, ठीक है, प्लस m2 इंटू इसका भी v2 cos θ2, ठीक है। तो फाइनली क्या लिखेंगे इसको, m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। चलो, तो ये हो गया हमारे लिए एक रिजल्ट, मतलब कि जब भी आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी तब आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। इसी तरीके से फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन अगर देखें, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y अगर मैं देखूं तो इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन होगा, ठीक है।
चलो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना, तो भाई देखो जरा m1 के पास जो इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटी है वो तो सिर्फ x डायरेक्शन में है ना, y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, मतलब कि जीरो। उसी तरीके से भाई m2 बंदा तो पहले से रेस्ट कंडीशन में है तो वो भी जीरो, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये m1 मास की y डायरेक्शन के मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी भाई m1 इंटू भाई उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, तो v1 sin थीटा 1, क्या वो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, जी हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस v1 sin थीटा 1, ठीक है, प्लस m2 मास का y डायरेक्शन का मोमेंटम क्या, तो ये m2 इंटू, अभी देखो इसकी जो v2 sin थीटा 2 वेलोसिटी है वो तो नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस v2, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें विथ साइन लिखनी पड़ती है, तो ये v2 माइनस v2 sin थीटा 2 होगा, ठीक है। तो यहां पे देख लो ये हो जाएगा पूरा टोटल जीरो, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे m2 v2 sin थीटा 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ और अगर मैं पहले इसको लिखता हूँ तो भाई मेरे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज m1 v1 sin थीटा 1 दैट इज इक्वल्स टू m2 v2 sin थीटा 2, क्लियर। तो ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 2। तो आपके पास दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन का आप इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू पूछी गई हो वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाँ ये दो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स नहीं बनाएंगे क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप ये दो फॉर्मूला से आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वही चीजें पूछी जाएगी और इतनी इनफ इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो उसका ये दो फॉर्मूला से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मान लो, क्योंकि यहां पे एक ही केस हमारे लिए पॉसिबल है, दैट इज दी अगर ये कोलिजन अगर इलास्टिक है तो यहां पे हमें एक और रिजल्ट भी यहां पे मिल सकता है, मतलब कि वो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हम एक और रिजल्ट भी यहां पे बना सकते हैं, है ना। तो अगर वो इलास्टिक है तो यहाँ पे कंप्लीटली इन इलास्टिक तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों टकराने के बाद अलग हो रहे हैं, और कंप्लीटली इन इलास्टिक क्या बोलता है कि दोनों एक साथ एक बॉडी बन के आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मान लो कि अगर ये कोलिजन अगर इलास्टिक है तो ऐसे केस में हमें एक और रिलेशन भी मिलेगा जिसका आप सॉल्यूशन लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इफ मैं लिखता हूं, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो ऐसे केस में हमें पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में भाई इनके पास तो सारी एक्स डायरेक्शन की ही काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि पहले मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन फाइनल में थोड़ा यहां पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि फाइनल में क्या है कि उसके दो कंपोनेंट है, तो मैं पहले मास की काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन इसको अलग लिखूंगा, प्लस पहले मास की काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन इसको अलग लिखूंगा। उसी तरीके से दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन प्लस दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन। हालांकि आपको वैल्यू तो सीधी m1v1 स्क्वायर ही मिलेगी, मतलब कि हाफ m1v1 स्क्वायर ही मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें इसको अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बिफोर कोलिजन ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई दोनों जो एक के पास वेलोसिटी है दूसरा तो वैसे भी रेस्ट में है बिफोर कोलिजन, तो जो एक के पास है वो सारी एक्स डायरेक्शन में ही है, तो वाई डायरेक्शन को अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले मास की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, तो भाई वो होगी हाफ m1u1 स्क्वायर। अच्छा दूसरा तो वो तो रेस्ट कंडीशन में तो उसकी जीरो, दैट इज इक्वल टू पहले मास की एक्स डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो मैं इसको लिखूंगा हाफ m एक्स डायरेक्शन की उसकी वेलोसिटी कितनी, तो भाई v1 cos थीटा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो प्लस
अच्छा, पहले मास की वाई डायरेक्शन की कितनी, तो ये होगा हाफ m1 v1 साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो दूसरे मास की एक्स डायरेक्शन की कितनी, तो हाफ, सॉरी ऑटो सेव हो गया, हाफ m2 v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे मास की वाई डायरेक्शन की कितनी, तो भाई हाफ m2, उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो माइनस है, सो माइनस v2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे ये हो जाएगा, देखो ये पहली दो टर्म है, इसमें से आप हाफ m1 v1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आंसर तो आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर ही, लेकिन हमें लिखने के लिए दोनों अलग लिखनी पड़ती है। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, सॉरी, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, अरे ये क्या हुआ, ठीक है, प्लस, अरे ये हम, अरे प्लस यहां पे भी आप देखोगे तो हाफ m2 v2 स्क्वायर तो कॉमन है, देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए भी अंदर क्या बचेगा, cos थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, अभी देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1, उसी तरीके से ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, दोनों 1 हो गई, तो भाई फाइनल रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसको रिजल्ट नंबर 3 बोल सकते हो, और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है कि दो इक्वेशन से काम नहीं चलता है, तो तीसरा इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक और चीज करो, यहाँ पे देखो दोनों साइड से हाफ कॉमन निकल जाएंगे और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये रिजल्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हो, m1 u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट को भी कंसिडर कर सकते हो, और करके लिखते हैं। ठीक है, और आप ये रिजल्ट को भी कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपको 3 अननोन दिए जाते हैं, तो ऐसे केस में भाई 3 अननोन सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, तो ये 3 इक्वेशन में आपको तब ये दिया जाएगा कि भाई मान लो कि ये कोलिजन इलास्टिक है, तो ऐसे केस में आप ये तीसरा इक्वेशन ये ले सकते हो। बाकी दो इक्वेशन तो हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 2 है, तीसरा आप ये रिजल्ट यूज करके आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस बच्चों यहीं पे हमारा कोलिजन इन 2D भी खत्म होता है। तो भाई यहाँ पे हमारा ये चैप्टर के जो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज अभी बाकी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो भाई यहीं पे हमारा आज का लेक्चर भी एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।